हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। यूजीसी नेट 2021 का पेपर लेते हैं सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is the suspicion of the outsider combined with the tendency of the evaluate the culture of the other in the term of one's own culture। ये कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह करना जो अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे की संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं। यानी अपने आपके पास अपनी संस्कृति है और दूसरे की संस्कृति का आप मूल्यांकन करते हैं कि उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है। उस संस्कृति को क्या कहेंगे? ठीक है, तो उस संस्कृति को कहेंगे नृजाति केंद्रीयवाद, एथनोसेंट्रिज्म। जब अपनी संस्कृति हो और उस अपनी संस्कृति को संस्कृत मानते हुए, सर्वश्रेष्ठ मानते हुए दूसरों की संस्कृति का मूल्यांकन करना, दैट इज कॉल्ड नृजाति केंद्रीयता। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा 3rd। फर्स्ट नंबर है असाइमिलेशन, आत्मसातकरण का क्या होता है? असाइमिलेशन की जो भी आपका कल्चर चल रहा है उसे प्रॉपर वे में आपने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि ये एक्सेप्ट वाली कंडीशन होती है आपकी संस्कृति की। दूसरा आपका आता है रेसिज्म। रेसिज्म ये होता है कि जो भौतिक लक्षण है, एक विशेष प्रकार के भौतिक लक्षण है जिसमें आप उसकी लैंग्वेज मान सकते हो, रिलीजन मान सकते हो, नेशनलिटी मान सकते हो, कल्चर मान सकते हो। इस हिसाब से उनको क्लासिफाइड कर लिया जाता है और परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये आपके रेसिज्म हो गया है। एंड 4th आपका होता है एथनोग्राफी। नीतिशास्त्र जो है वो ये कहता है कि मानव समाज का जो अध्ययन करेंगे, मानव समाज का वैज्ञानिक तौर से जो अध्ययन करेंगे वो आपके एथनोग्राफी में आएगा, जिसमें कि उचित और अनुचित के बारे में चर्चा की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में दंडात्मक प्रारूप पर बल दिया है? हु एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायलिटिकल मॉडल इन द स्टडी ऑफ द रूरल सोसाइटी। ये आपके किसने कहा था? आर के मुखर्जी ने कहा था, रामकृष्ण मुखर्जी ने कहा था। इसका आर के मुखर्जी ने आपको ये कहा था कि दंडात्मक प्रारूप। इनकी स्टडी का जो पैटर्न था वो भी क्रिटिकल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच विलेज वाज द स्टडी बाय द आंद्रे बेते इन हिज वर्क कास्ट क्लास एंड पावर। देखो, एक छोटा सा जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं लोगों को कि ये वाली जो बुक है कास्ट क्लास एंड पावर, ये तो आपकी आंद्रे बेतेई की है, और पावर की ये जब आता है ऑक्यूपेशन वो आपके आता है जीएस गुरिये। क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये आता है आपके जीएस गुरिये का। तो आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास एंड पावर जो है वो आपके आंध्र बेतेई की बुक है, एंड ऑक्यूपेशन जब आता है तब हो जाता है आपके जीएस गुरिये की बुक है। अब हम बात करते हैं कि इस बुक में क्लास एंड वर्क में, पावर में आंध्र बेतेई ने कहाँ का अध्ययन किया, कौन से गांव का अध्ययन किया? तो पहला आपका ऑप्शन आ रहा है श्रीरंगपुरम का, यहाँ पे आंध्र बेतेई ने अध्ययन किया था। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन है रामपुरा का, ये आपके एमएन श्रीनिवास ने अध्ययन किया था। ठीक है, और 3rd ऑप्शन आपका है मोहना का अध्ययन जो किया है वो डीएन मजूमदार ने किया है करीब 1958 में। और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है ये कुट्टुमपट्टी। ठीक है, ये आपका क्या था? कैथलीन गफ ने 1955 में। ठीक है, तो जो आंध्र बेतेई ने अध्ययन किया था वो क्या था? श्रीरंगपुरम में। गॉट इट? तो 13 का ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14, वांगला विलेज इन मैसूर वाज स्टडीड बाय व्हिच स्कॉलर। वांगला गांव का अध्ययन किसने किया था? वांगला ज्ञान का अध्ययन किया था एसी मेयर ने जो अध्ययन किया था वो किया था रामखेड़ी का। देखो, ये याद कर लेना, ये आजकल के जो पेपर्स होते हैं उनमें जरूर पूछ लिया जाता है। रामखेड़ी विलेज का किया था जो कि मालवा में ही था। ठीक है, ध्यान रखना। और जो मैरी सॉपलर का है उन्होंने किया था रामपुरा गांव का, रामपुर एंड माधोपुर। देखो ध्यान रखना, रामपुरा गांव का श्रीनिवास ने किया था और रामपुर का जो किया है मैरी सॉपलर ने किया है। एंड टी.एस. स्टीन ने जो किया है वो किया है मैसूर के वांगला गांव का। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन आएगा मैसूर का स्टीन, टी.एस. स्टीन ने इसका अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड empty and seating useless is homeless people can live there। व्हाट इज रॉन्ग?
अगर जमीन खाली पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें गलत क्या है? ये किसका कथन है? ये आपके कथन कहा गया है न्यूरवेर ने, आर न्यूरवेर ने इसको कहा गया है। 15 का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर का क्वेश्चन है, मेगा सिटी इज वन हुज पॉपुलेशन, मेगा सिटी किसमें कहते हैं? मेगा सिटी कहते हैं कि जिसकी पॉपुलेशन हो 10 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, ये मेगा सिटी कहते हैं। और मेगा सिटी मेट्रो सिटी से बड़ी होती है। मेट्रो सिटी में क्या होती है, आपके 50,000 से आपके 10 मिलियन तक जो लोग रहते हैं वहां तक आपकी मेट्रो सिटी कहलाती है। तो 60 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑन रिलीजन अकॉर्डिंग टू एल्टन मायो इज ट्रांसफॉर्मेशन 4। एल्टन मायो के अनुसार उद्योग का धर्म पे प्रभाव में रूपांतरण है। ये किसने कहा है, किस वाले टॉपिक में आया है? देखो, एल्टन मायो जो है वो फेमस है आपके ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी में, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी जो है उसमें एल्टन मायो फेमस रहे हैं। एल्टन मायो का नाम आता है मानव संबंधों के बारे में, एल्टन मायो के बारे में बात आती है, ठीक है। और जो इनकी बुक थी जिसपे उन्होंने चर्चा करी धर्म और उद्योग के बारे में, उस बुक का जो नाम है वो नाम है द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन, ठीक है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि स्थापित से अनुकूलन समाज की ओर, स्टेबलाइज ऑन द अडॉप्टेड सोसाइटी, इसका राइट ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, अमंग द अर्लियर इंडस्ट्रियलिस्ट सोशोलॉजिस्ट हु हैज रिटन द बुक सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री, ये वाली बुक किसने लिखी है भाई, ये पूछ रहे हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है रामास्वामी, ठीक है। रामास्वामी ने क्या क्या स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया बुक लिखी थी, स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। और आपकी जीएस गुरिया की बुक, देखो मैंने अभी अभी बताया था, जीएस गुरिया की जो फेमस बुक है वो है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, आ गया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। और आपका जो थर्ड है इसका राइट ऑप्शन आएगा सेठना, एन सेठना ने जो लिखी है वो ये लिखी है सोशल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडियन फैक्ट्री। एंड जो नेक्स्ट आपकी है भौमिक, सत्य के भौमिक की जो बुक है वो है इंडस्ट्री लेबर एंड सोसाइटी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू न्यू आइडियाज ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ह्यूमन वर्क इज नो लॉन्गर कंसिडर एज ए प्योर इकोनॉमी एक्टिविटी, पूर्ण तरीके से आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं कहा जाता। एंड दूसरा ऑप्शन है वर्कर इज नॉट सपोज टू वर्क ओनली फॉर द सेक ऑफ वेज, श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य ना करे, ठीक है। नवीन विचार में क्या कहा जा रहा है कि एक तो देखो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जो मार्क्स के अकॉर्डिंग बताए थे, उन्होंने क्या कहा था कि श्रमिक का कोई जीवन नहीं होता, पूरा श्रमिक आपके पूंजीपति के उसमें समर्पित होता है। श्रमिकों की उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है, उनको कोई इस प्रकार का अवकाश नहीं मिलता, उनको प्रॉपर वे में जितना वेतन किया जाता है उनमें उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस प्रकार की समस्याएं उस काल से देखी आ रही हैं। तो ये इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि पहला ये श्रमिक वेतन के लिए काम ना करके उस काम को वो अपना समझे, ठीक है, कि मेरा काम है मुझे इसको कंप्लीट करना है, ये नहीं कि मुझे सैलरी मिलेगी उस हिसाब से मैं काम करूं। और जो दूसरा है कि वो उसे अपना ही मतलब एक फैमिली के टर्म के तरीके से समझे, ठीक है, तब जाकर के उसके नवीन विचारों का उद्भव होएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किस भारतीय संदर्भ में लिखी थी? हु हैज रिटन बुक द अर्बनाइजेशन ऑफ द फैमिली चेंज इज द कंटेंट्स, ये लिखी थी एम एस गोरे ने। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा एम एस गोरे। बात कर लेते हैं एस सी दुबे ने लिखी थी इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी बुक लिखी थी, या इंडियन चेंजिंग विलेज मान लीजिए आप। इरावती कले ने लिखी थी योगांता, ठीक है, द एंड ऑफ एपॉक। ठीक है, एम एस गोरे ने लिखी दी है और शाह ने लिखी है द फैमिली इन इंडिया, द
फैमिली इन इंडिया। ठीक है, MS गोरे की बुक थी अर्बनाइजेशन इन फैमिली चेंज। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।